हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम मैराथन क्लास थर्ड को कंटिन्यू करने वाले हैं रिलेटेड टू आरआरबी एग्ज़ाम। ठीक है, तो बहुत कम टाइम हमारे पास आरआरबी एग्ज़ाम के लिए रह गया है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम जो सब्जेक्ट डील करने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। बेसिकली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकल बेस इससे क्वेश्चन आते हैं, लाइक सारे प्रोसीजर सब कुछ इसी के अंडर हमें देखने को मिलते हैं। तो आजकल हर एग्जाम में हमसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे एमसीक्यूज है वो डील करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, यानी कि हम टेम्परेचर लेने से पहले, ये एक आपका वाइटल साइंस जो यूनिट है उससे क्वेश्चन है कि बिफोर टेकिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर नीड टू बी क्लीन्ड फ्रॉम, यानी कि जो थर्मोमीटर है वो क्लीन किस टेक्निक से किया जाता है, कब, बिफोर टेकिंग, यानी कि थर्मोमीटर यूज करने से पहले। बल्ब टू स्टैम्प या स्टैम्प टू बल्ब या मिडिल टू स्टैम्प या मिडिल टू बल्ब, यानी कि अगर बात करें तो ये हमारा थर्मोमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे सारी रीडिंग्स जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती है। तो अगर बात करें कि ये जो हमारा एरिया है इसको हम बल्ब बोलते हैं और ये हमारा क्या होता है, स्टेम। ठीक है, और ये हमारा हो गया मिडिल एरिया। ठीक है, अब बात करते हैं, हमसे पूछ लिया गया है कि बिफोर टेकिंग थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर को हमें यूज करने से पहले उसको क्लीन हम किस टेक्निक से करें, कि बल्ब से स्टेम की तरफ को करें या स्टेम से करें बल्ब की तरफ। ठीक है, तो अगर बात करें तो हमारा जो ड्यूटी होती है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि थर्मोमीटर को क्लीन किया जाता है बिफोर टेकिंग टेम्परेचर, तो उसकी टेक्निक होती है बल्ब टू स्टैम्प। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा बल्ब टू स्टैम्प, कि बिफोर टेकिंग टेम्परेचर हम जो क्लीन करेंगे वो बल्ब टू स्टैम्प करेंगे, लेकिन आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर कैसे क्लीन करेंगे, स्टैम्प टू बल्ब। ठीक है, टेम्परेचर लेने के बाद हम स्टैम्प टू बल्ब की तरफ क्या करेंगे, क्लीन करेंगे थर्मोमीटर को। तो ऑप्शन बी, सी एंड डी सब रॉन्ग हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन, यानी कि ऑस्कल्टेट करते हैं हम, एक टेक्निक होती है असेसमेंट की। तो लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन फॉर अपाइकल पल्स, यानी कि अपाइकल पल्स को कहाँ पे ऑस्कल्टेट किया जाता है, क्या लोकेशन होती है अपाइकल पल्स को फील करने की या ऑस्कल्टेट करने की। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड एक्सिलरी लाइन, नेक्स्ट इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। अगर बात करें सी ऑप्शन की, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन। तो अगर बात करें तो जो हमारी अपाइकल पल्स है वो हमें देखने को मिलती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, तो हमें ये लोकेशन याद रखनी है, किसकी लोकेशन है ये, अपाइकल पल्स की। यहाँ पे हमें अपाइकल पल्स जो है फील होती है। ठीक है, ऑप्शन ए, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि लोकेशन ऑफ ऑस्कल्टेशन ऑफ अपाइकल पल्स इज फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द
लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, वेयर द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड, यानी कि एपेक्स का मतलब होता है कि हमारी फंक्शनल साइट, ठीक है। तो फंक्शनल साइट जो हार्ट की है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ क्लाइंट इज असेस्ड बाय, यानी कि हमें किसी पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल जो है चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं। तो ये है लर्नबाउडर्स मेथड, ब्रेडन स्केल, ग्लासकोमा स्केल या फिर स्नेलन चार्ट। तो इनमें से अगर हम बात करें कि कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर हमारा पेशेंट एक इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका GCS लेवल चेक करना, यानी कि ग्लासकोमा स्केल चेक करना। इसके थ्रू ही हमें पता चलता है क्या, कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर करेक्ट होएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन सी इज द आंसर, जो हमारा लर्नबाउडर मेथड है इज फॉर द असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ बर्न इंजरी असेसमेंट, यानी कि ये हम यूज करते हैं किसमें, बर्न इंजरी होए उसके असेसमेंट में, ठीक है। ब्रेडन स्केल की बात करें तो वो यूज होता है फॉर द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ बेड सोर, यानी कि जब कोई पेशेंट बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसको चांसेस होते हैं बेड सोर होने के, ठीक है। तो उसको असेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्रेडन स्केल। अब बात करते हैं कि स्नेलन चार्ट इज फॉर असेसमेंट ऑफ विजुअल एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी आई टेस्ट होता है उसमें हम स्नेलन चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्लासकोमा स्केल यानी कि GCS कंटेन 3 डोमेन्स सच एज आई ओपनिंग, मोटर रेस्पॉन्स एंड वर्बल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो जो हमारा ग्लासकोमा स्केल है उसमें हम 3 कैटेगरी रखते हैं कि आई ओपनिंग एंड मोटर रेस्पॉन्स और वर्बल रेस्पॉन्स। तो इनके बेसिस पे हम जो है पेशेंट का GCS काउंट करते हैं। मैक्सिमम स्कोर इज 15 एंड मिनिमम स्कोर इज 3। अगर बात करें ग्लासकोमा स्केल की तो मैक्सिमम स्कोर उसका हमारा 15 देखने को मिलता है और मिनिमम स्कोर 3 देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द पेन इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में ऐसा कौन सा स्केल है जो पेन को असेस करने के लिए हम यूज करते हैं। वर्बल डिस्क्रिप्शन स्केल यानी कि बच्चा खुद से बताए वो, या न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, या विजुअल एनालॉग स्केल, या फिर वोंग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। तो इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा स्केल है जो यूज होता है चिल्ड्रन में, किस लिए, पेन असेसमेंट के लिए। तो बात करें ऑप्शन ए, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है कि वर्बल डिस्क्रिप्शन स्केल यूज नहीं होता है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल भी हम यूज नहीं करते हैं चिल्ड्रन में, विजुअल एनालॉग स्केल भी यूज नहीं होता। तो अगर बात करें ऑप्शन डी हमारा आंसर की तरफ जाता है कि वोंग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल जो है यूज किया जाता है पेन असेसमेंट के लिए इन चिल्ड्रंस, ठीक है। अब हम वोंग बेकर फेसेस पेन रेटिंग की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। यानी कि अगर बात करें कि इसमें हमारे फेस एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, पेन असेसमेंट करते हैं। अगर बात करें कि बच्चे को कोई हर्ट नहीं हो रहा तो हम 0 उसको स्कोर करेंगे और उसका हैप्पी फेस है, ठीक है। अगर उसके फेस पे इस तरीके के एक्सप्रेशन हमें दिख रहे हैं तो वो हर्ट है। अगर लिटिल बिट हर्ट होता है तो 2 स्कोर देंगे। अगर बच्चा हर्ट लिटिल मोर यानी कि थोड़े से ज्यादा अगर उसको हर्ट फील हो रहा है तो 4 स्कोर करेंगे। इफ हर्ट इवन मोर यानी कि बहुत ज्यादा उसको हर्ट हो रहा है तो 6 स्कोर कर देंगे। अगर बात करें कि
हर्ट होल लोट, यानी कि बहुत ज्यादा उसको हर्ट हो रहा है तो 8 स्कोर करेंगे, और हर्ट वर्स्ट यानी कि उसको अल्टीमेट पेन हो रहा है जो उससे सहा नहीं जा रहा है तो उसको हम देंगे 10 स्कोर। ठीक है, तो ये हमारा है वोंग बेकर फेस पेन रेटिंग स्केल, इससे जनरली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेडिकल एसेप्सिस डिफर्स फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट एम्ड एट। सबसे पहले तो मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि ये बात हो रही है हमारी हैंड हाइजीन की। ठीक है, हैंड हाइजीन की या फिर हैंड वॉशिंग की बात कर लेते हैं, जो परफॉर्म किया जाता है कब, जब हम पेशेंट का कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसके पहले और उसके बाद। ठीक है, तो अगर बात करें मेडिकल की तो मेडिकल में हमारा नॉर्मली लाइक हम मेडिकेशन करने जा रहे हैं, कोई नॉर्मल प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो हम जाएंगे मेडिकल एसेप्सिस की तरफ। लेकिन अगर सर्जिकल एसेप्सिस की बात करें तो ये बिफोर ओटी या कोई हमारा ऐसा प्रोसीजर हो रहा है जो थोड़ा सा क्या है, इन्वेसिव है, तो हम जाएंगे सर्जिकल एसेप्सिस के पास, यानी कि सर्जिकल एसेप्सिस अपनाएंगे क्या करने के लिए, जो ये हमारे इन्फेक्शंस है इनको दूर रखने के लिए। ठीक है, अब ऑप्शन पे अगर बात करें कि प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेडिकल एसेप्सिस डिफर करता है सर्जिकल एसेप्सिस से किस वे में। ठीक है, कि प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, स्टरलाइजेशन ऑल इक्विपमेंट, या फिर किलिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर बात करें तो हमारा आंसर होगा बी कि प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। ठीक है, हमारा ऑप्शन इज बी करेक्ट। अगर ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि सर्जिकल एसेप्सिस और स्टेराइल टेक्निक, ठीक है, इज यूज्ड इन सर्जरी एंड इन्वेसिव प्रोसीजर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक है वो बिफोर सर्जरी या फिर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर में यूज किया जाता है। इट एम टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी, यानी कि ये प्रिवेंट करता है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हमारी बॉडी में, स्टेरलाइजिंग ऑल द इक्विपमेंट एंड एट किलिंग ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स स्टेरलाइजेशन। वेयर एज द मेडिकल एसेप्सिस और क्लीन टेक्निक, यानी कि जो हमारा मेडिकल एसेप्सिस है उसको हम क्लीन टेक्निक भी बोल देते हैं, दैट इन्वॉल्व्स प्रोसीजर, यानी कि कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं, मेडिकेशन करने जा रहे हैं या पेशेंट को आरटी डालने जा रहे हैं या फॉलिस डालने जा रहे हैं उस टाइम पे, टू रिड्यूस द नंबर एंड ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि ये यूज किया जाता है जो पैथोजेंस है उनका नंबर को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे यूज करके हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो हैंड हाइजीन, पीपीई, वियरिंग ग्लव्स या फिर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। तो अगर बात करें तो हमारा हैंड हाइजीन ऐसा ऑप्शन जाएगा करेक्ट, क्योंकि हैंड हाइजीन हमारा हैंड वॉशिंग, लाइक अगर हमारे पास कोई सरफेस है या हम किसी से हैंड शेक करके आए हैं और हमारा जो हो गया, क्या हो गया कि इन्फेक्शन ऑफ चेन जो है स्टार्ट हो गई है, यानी कि वो पेशेंट जो कोई जिससे हमने हैंडशेक किया है उसको ऑलरेडी कोई नोसोकोमियल इन्फेक्शन था या फिर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन था जो इजीली ट्रांसमिट किसी इंसान को हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हम अपने हैंड वॉश कर ले तो वो चेन जो है ब्रेक हो सकती है, वो इन्फेक्शन की चेन ब्रेक हो सकती है थ्रू हैंड हाइजीन। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज, यानी कि ऐसी कौन सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की वो हमें बतानी है। सर्जिकल साइट, रेस्पिरेटरी साइट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर आइज।
तो अगर बात करें तो हॉस्पिटल से अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखने को मिलती है वो मिलती है हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की हॉस्पिटल सेटिंग्स में। तो हमसे पूछा है कि सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा देखने को मिलता है, तो दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो किससे कॉज होता है, कॉज्ड बाय ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई से जो है कॉज होता है क्या, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल से ही होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल से अगर कोई इन्फेक्शन हम लेते हैं वो यूटीआई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि यूरिनरी इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ एन इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, यानी कि जो कैथेटर हम यूज करते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट में, उनसे देखने को मिलता है कि कितना 80% इन्फेक्शन जो है यूरिनरी कैथेटर के वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉपर केयर ना मिलने के कारण ही होता है। अगर प्रॉपर केयर अगर उसकी की जाएगी तो आपको कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर फॉर बेड सोर, यानी कि बेड सोर का क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। बेड सोर क्या होता है कि जब कोई पेशेंट या ओल्ड एज कोई पेशेंट है तो वो हमारा हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। ठीक है, हॉस्पिटलाइज होने के बाद हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि पेशेंट जो है वो बेड रिडन हो जाता है, मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है उसकी खुद की मूवमेंट। अगर आईसीयू पेशेंट की बात कर ले तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि कैथेटर उनको लग जाता है यूरिनेशन के लिए। ठीक है, तो उनका कोई मूवमेंट जो है नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि एक ही पोजीशन में रहने के वजह से क्या होता है, रिस्क बढ़ता है बेड सोर का, तो शेयरिंग फोर्स या फिर मॉइस्चर या फिर इम्पेयर्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात करें कि कौन से रिस्क फैक्टर है जिसके वजह से क्या होता है, बेड सोर होता है, तो वो हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जाएगा। क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, लाइक अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है, ठीक है, बेड रिडन है और क्या है कि वो उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा प्लस यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा प्लस क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलेशन कम देखने को मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, बेड सोर की कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं तो हमारे ऑप्शन सारे ही सही हो जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, ब्रेडन स्केल, अब हम बात करते हैं ब्रेडन स्केल इज अ स्टैंडर्ड टूल टू असेस, यानी कि ब्रेडन स्केल हम किस लिए यूज करते हैं, किस कंडीशन में वो जो है एक स्टैंडर्ड टूल की तरह काम करता है। बर्न इंजरी, रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर या फिर बेड सोर, एक ही बात होता है। ठीक है, हाँ, या फिर मसल स्ट्रेंथ, अगर बात करें एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट। ठीक है, तो अगर बात करें कि ब्रेडन स्केल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एक अभी पीछे क्वेश्चन में, तो बर्न के लिए हम यूज नहीं करते हैं, मसल स्ट्रेंथ के लिए ब्रेडन स्केल यूज नहीं होता है, एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए हम ब्रेडन स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्रेडन स्केल इज यूज्ड टू असेस द पेशेंट लेवल ऑफ बेड सोर फॉर लेवल ऑफ मूवमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर। द इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन इंडिकेशन लाइक सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन शेयर। ठीक है, ये सब हमारे कारण बनते हैं किसके, प्रेशर अल्सर के, कि अगर किसी की मोबिलिटी नहीं है, एक्टिविटी कम है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, परसेप्शन ये सेंसरी परसेप्शन कम हो गया, न्यूट्रिशन कम हो गया, फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो हमें क्या हो सकता है,
बेड सोर या फिर प्रेशर अल्सर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि स्किन टर्गर एक टेस्ट होता है, इज यूज टू असेस, वो किस टेस्ट मतलब किस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, स्किन टर्गर हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम स्किन को जो है इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं और उसकी वापस अपनी जगह जाने की स्पीड पे डिपेंड करता है कि स्किन टर्गर टेस्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि स्किन टर्गर टेस्ट क्या इंडिकेट मतलब किस चीज में असेस करने को हम यूज करते हैं, हाइड्रेशन स्टेटस में, लेवल ऑफ पेन में, या कॉन्शियसनेस में, या फिर इन्फेक्शन में। ठीक है, तो अगर बात करें इन्फेक्शन में हम ये यूज नहीं करते हैं। कॉन्शियसनेस में अगर बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि GCS हम यूज करते हैं। लेवल ऑफ पेन में भी ये यूज नहीं होता, तो ये यूज होता है हमारा हाइड्रेशन स्टेटस को असेस करने के लिए। ठीक है, तो स्किन टर्गर टेस्ट हमारा यूज होता है हाइड्रेशन स्टेटस को यूज मतलब असेस करने में। ठीक है, तो अगर बात करें स्किन टर्गर की, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में कि स्किन टर्गर मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन की इलास्टिसिटी से सारा स्किन टर्गर का मतलब होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज यूजुअली सीन व्हेन द स्किन इज वेल हाइड्रेटेड, यानी कि अगर हमारी स्किन हाइड्रेटेड है, हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर है, तो हमें स्किन इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। नरिशमेंट है तो देखने को मिलेगी। पुअर स्किन टर्गर इज अ लेट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर किसी को सिवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसका लास्ट साइन क्या हो देखने को मिलता है हमें, पुअर स्किन टर्गर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि हमारी बॉडी में कम फ्लूइड होने के कारण पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया, तो उसमें हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि हम उस जो कंडीशन है उससे ओवरकम कर सके। ठीक है, तो अगर बात करें नी चेस्ट पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, या फिर लेटरल पोजीशन, तो बात करें तो हमारी ऑप्शन बी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है हम प्रोवाइड करेंगे किसमें, हाइपोवोलेमिक शॉक में। ऑप्शन ए नी चेस्ट पोजीशन नहीं देंगे, फाउलर्स नहीं देंगे और लेटरल पोजीशन नहीं देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है वो प्रमोट करती है वेनस रिटर्न इन द पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक। अब आप समझ रहे हो कि हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कैसे करते हैं, लाइक पेशेंट को हम इस तरीके की पोजीशन जो है प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हेड उसका डाउन कर देते हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो अप रहती है और हेड जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या है, ये पोजीशन के वजह से इंक्रीज होता है क्या, वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न होता है इंक्रीज, जिसके वजह से जो है आपको जो हमारा ये हाइपोवोलेमिक शॉक है इसका क्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अदर नेम फॉर जेनुपेक्टोरल पोजीशन, मतलब जो हमारी जेनुपेक्टोरल पोजीशन है उसको हम क्या और नाम से जानते हैं, तो लिथोटमी पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, या फिर सिम्स पोजीशन। तो अगर बात करें तो हमारी उसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो जेनुपेक्टोरल पोजीशन का इज ऑल्सो नोन एज नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, ओके, तो जेनुपेक्टोरल पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज नी चेस्ट पोजीशन, सिंपल। ठीक है, यही हमारा एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि बिफोर प्रोवाइडिंग एनजी फीड, यानी कि एनजी फीड मतलब नेजोगैस्ट्रिक फीड, अगर किसी को आरटी डली है या एनजी ट्यूब डली है तो उससे फीड प्रोवाइड करने से पहले टू द क्लाइंट व्हाट ऑल आर द प्री प्रोसीजरल केयर अ नर्स नीड टू डू, यानी कि
फीड प्रोवाइड करने से पहले ऐसी कौन सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ नर्स जो हम प्रोसीजर से पहले करना जरूरी होता है? तो प्रोवाइड फाउलर्स पोजीशन। फाउलर पोजीशन हमारी होती है कि हमारा जो पेशेंट है उसको हम सेमी सिटिंग पोजीशन में जो है उसका बेड एलिवेट करके बिठा देते हैं, ठीक है। टेक एब्डोमिनल ग्रिथ या फिर एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर बात करें बिफोर प्रोवाइडिंग एनजी फीड तो हमारा ये फाउलर्स पोजीशन देना जरूरी है। टेक एब्डोमिनल ग्रीथ हमें ज़रूरी होता है। तो बात करें फाउलर पोजीशन की तो हमारा सेमी सिटिंग पोजीशन में अगर बिठाए तो वो हम फाउलर पोजीशन बोलते हैं। एब्डोमेन ग्रीथ भी लेंगे एंड एस्पिरेशन भी करेंगे जो गैस्ट्रिक कंटेंट है। तो अगर बात करें आंसर की तो हमारा डी करेक्ट जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोवाइड कराएगी नर्स फाउलर पोजीशन, एब्डोमिनल ग्रिथ लेगी और क्या करेगी, एस्पिरेट करेगी द गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ऑल ऑफ द अबव आर द एक्शंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नर्स बिफोर एनजी फीडिंग, यानी कि ये सारे एक्शन जो है एक्सपेक्टेड है एनजी फीडिंग से पहले। एब्डोमिनल ग्रिथ मॉनिटरिंग एंड एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट विल हेल्प टू रिकॉग्नाइज फीड इंटॉलरेंस, यानी कि एब्डोमिनल ग्रिथ और एस्पिरेशन जो है वो क्या बताएगा कि जो फीड है उसका इंटॉलरेंस लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ कोल्ड हॉट एप्लीकेशन इंक्लूड्स, यानी कि होल्ड एप्लीकेशन के हमारे थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज लिम्फ फ्लो या डिक्रीज लिम्फ फ्लो या नन ऑफ द अबव। तो अगर बात करें तो हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट हॉट एप्लीकेशन का जो होगा वो होगा इंक्रीज लिम्फ फ्लो, यानी कि वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा लिम्फ फ्लो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, यानी कि सारे के सारे टाइप्स है किसके, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के, एक को छोड़ के। तो आइस बैग, आइस पैक, कोल्ड कंप्रेस और आइस कूलर। तो अगर इन ऑप्शन में हमें ढूंढना हो कि क्या ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन से अलग है तो वो हमारा जाएगा कोल्ड कंप्रेस, ठीक है। बाकी सारे हमारे ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अ नर्स हैज जस्ट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन वाया और गैस्ट्रिक ट्यूब, यानी कि गैस्ट्रिक ट्यूब से नर्स ने क्या एडमिनिस्टर करी है, अभी अभी मेडिकेशन। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉलोइंग नर्सिंग, अच्छा ठीक है, तो इसमें हमारी प्रायोरिटी पूछी गई है नर्सिंग एक्शन की। तो चेक ट्यूब प्लेसमेंट, सबसे पहले हम ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो चेक करेंगे। रीटैप द ट्यूब या फ्लश द ट्यूब या रिमूव द ट्यूब, ठीक है। तो अगर बोला गया है कि जो नर्स है उसने क्या करी है, एडमिनिस्टर करी है गैस्ट्रिक ट्यूब से मेडिकेशन, तो व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन, ठीक है। तो इसमें हमें प्रायोरिटी बतानी है किसकी, नर्सिंग एक्शन की। सबसे पहले जो है क्या करेगी, तो चेक करेगी ट्यूब प्लेसमेंट या रीटेप करेगी ट्यूब को या फ्लश करेगी या रिमूव कर देगी। तो अगर बात करें तो फ्लश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेडिकेशन एडमिनिस्टर हो रही है तो मेडिसिन जो है वहाँ पे फ्लश करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें कि फेलियर टू फ्लश द ट्यूब, अगर फेलियर हो जाते हैं यानी कि फ्लश नहीं करते हैं ट्यूब को बिफोर एंड आफ्टर बोथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी रिजल्ट इन ट्यूब क्लॉगिंग, ठीक है, विच में नेसेसिटेट रिमूवल एंड इंसर्शन ऑफ न्यू ट्यूब, यानी कि ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ट्यूब को निकालना पड़ेगा और नई ट्यूब जो है इंसर्ट करनी पड़ेगी। Patient must receive the prescribed dose of medication so the tube is flushed to administer the drug completely, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ड्रग completely जो है जाए तो हमें ट्यूब को फ्लश करना बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन एंड हैज रेडनेस विद स्वेलिंग,
ठीक है। एट द साइट ऑफ आईवी द नर्स मस्ट, मतलब नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी अगर हमारा कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि जो आईवी लाइन यानी कि आईवी कैनुला लगा हुआ है उसमें उसको क्या हो रहा है, रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है, तो स्टॉप करेगी इन्फ्यूजन एंड रिमूव द आईवी कैनुला या स्टार्ट नेजल ऑक्सीजन, चेंज आईवी ट्यूबिंग एंड द सॉल्यूशन, अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द रेडेड एरिया। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा एक्शन होगा जो नर्स जो है करेंगी, कि स्टॉप कर देगी या फिर नेजल कैनुला, नेजल ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि स्टॉप करेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी आईवी लाइन है वो ब्लॉक हो चुकी है, इसीलिए क्या हो रहा है, वहां पे पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है और क्या हो रही है, स्वेलिंग। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि स्टॉप इन्फ्यूजन एंड रिमूव द आईवी कैनुला, यानी कि तुरंत हमें वहां से आईवी कैनुला रिमूव करना है और नई साइट पे एडमिनिस्टर करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग एंड आईवी साइट आर द साइन ऑफ थ्रोम्बोफिब्लाइटिस, यानी कि थ्रोम्बोफिब्लाइटिस के साइन है ये सब, एंड फर्दर इन्फ्यूजन कैन कॉम्प्लिकेट द कंडीशन। और अगर हम उस ही कैनुला में इंसर्ट करते रहेंगे, एडमिनिस्टर करते रहेंगे मेडिकेशन, तो जो है क्या, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी ज़्यादा कंडीशन। ठीक है। द नर्स मस्ट स्टॉप इन्फ्यूजन एंड आईवी कैनुला, यानी कि नर्स को आईवी मेडिकेशन जो है वो स्टॉप करनी है और कैनुला को भी चेंज करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, यानी कि एक एडल्ट को आईवी आयरन का इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, तो किस तरीके से जो नर्स एडमिनिस्टर करेगी, इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड, या फिर सबक्यूटेनियस इन द आर्म, या जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल। ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी साइट होगी जिसमें से जो नर्स है वो क्या करेगी, आयरन एडमिनिस्टर करने के लिए टेक्निक यूज करेगी, तो वो हमारा होगा ऑप्शन डी की जेड ट्रैक इंट्रामस्कुलर जो है ग्लूटल मसल में एडमिनिस्टर करेंगे आयरन को। ठीक है। और अगर बात करें जेड ट्रैक टेक्निक की, तो वो हमारा लीकिंग ऑफ मेडिकेशन जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, प्रिवेंशन। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आयरन इंजेक्शन इज द इरिटेबल, यानी कि इरिटेबल होता है आयरन इंजेक्शन, सो इट इज एडमिनिस्टर्ड इन द वेल डेवलप्ड मसल, इसीलिए वो वेल डेवलप्ड मसल में एडमिनिस्टर किया जाता है एज डीप आईएम। ठीक है। टू प्रिवेंट लीक ऑफ इंजेक्शन इट इज एडमिनिस्टर्ड एज डीप आईएम यूजिंग जेड ट्रैक टेक्निक, इसीलिए क्या है वो उसकी लीकेज जो है वो प्रिवेंट करने के लिए हम डीप आईएम देते हैं जेड टेक्निक को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट द एंगल ऑफ, यानी कि जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो कितने एंगल पे दिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो बात करें तो 15 डिग्री पे हमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। बेसिकली अगर किसी मेडिकेशन से पहले एलर्जी टेस्ट करना है तो ये ज्यादातर इंट्राडर्मल जो है हम उसको एडमिनिस्टर करके एलर्जी टेस्ट करते हैं पहले। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इंट्राडर्मल एट 15 डिग्री सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस लगता है 30 डिग्री पे से 45 डिग्री तक, और आईएम हमेशा हमारा 90 डिग्री पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफर्ड साइट फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट, कि इन्फेंट में अगर हमें आईएम इंजेक्शन देना है तो प्रीफर्ड साइट कौन सी होगी, डेल्टॉइड, रेक्टस फिमोरिस या वेस्टस लेटरालिस या फिर वेंट्रोग्लूटियल। तो अगर बात करें इन्फेंट की तो हमारी वेस्टस लेटरालिस मसल जो है वो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड की जाती है आईएम इंजेक्शन के लिए, किसमें, इन्फेंट में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वेस्टस लिटरालिस जो हमारी साइट होती है इज प्रिफर्ड फॉर आईएम इन इन्फेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग एब्रीवेशन इंडिकेट्स ट्वाइस अ डे, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एब्रीवेशन है जो इंडिकेट करता है कि हमें जो मेडिकेशन है वो 2 दिन में 2 बार लेनी है। ओडी, ओडी क्या होता है कि
वंस अ डे, ठीक है, बीडी ट्वाइस अ डे। तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा कि हमारा बीडी जो है वो ट्वाइस अ डे क्या करता है, एब्रीवेट करता है, ट्वाइस अ डे हमारा बीडी होता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो विच अमंग द फॉलोइंग एब्रीवेशन इंडिकेट एट द इमीडिएटली, यानी कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिया स्टैट, मतलब स्टैट मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, कि हमें तुरंत के तुरंत वो मेडिकेशन उसको देनी है, इमरजेंसी है, ठीक है। तो इमीडिएटली जो एब्रीवेशन इंडिकेट करता है वो होता है हमारा स्टैट। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द आईज इज नोन एज, कि अगर हम डायरेक्टली आंख में आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो उस दवाई को एडमिनिस्टर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम पूछा गया है। तो इनक्शन या इरिगेशन या इंस्टिलेशन या इनहेलेशन। तो अगर बात करें आई की तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इंस्टिलेशन होता है, कि इंस्टिलेशन हमारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द आईज, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली हम आंख में दवाई डाल रहे हैं तो वो हमारा कहाँ जाएगा, क्या कहा जाएगा, इंस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला यूज फॉर न्योनेट इज, यानी कि जो न्योनेट होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें हम कौन से नंबर का या कौन से गोज का कैनुला यूज करते हैं, 18 गोज, 20 गोज, 24, 22 या 24। तो न्योनेट में हम ऑब्वियसली 24 गोज का कैनुला यूज करते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, कुछ भी मेडिकेशन जो है एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें साइज ऑफ कैनुला, तो अगर बात करें 14 गोज हमारा ऑरेंज कलर का होता है जो हम एडोलसेंट एंड एडल्ट में यूज करते हैं, 16 गोज ग्रे का होता है एडोलसेंट, एडल्ट, मेजर, सर्जरी या ट्रॉमा में हम इसको यूज करते हैं, 18 गोज ग्रीन कलर का कैनुला होता है, एडोलसेंट में यूज होता है, एडल्ट में मेजरली सर्जरी एंड ट्रॉमा में हम इसको यूज करते हैं, 20 गॉज का कैनुला पिंक कलर का होता है, ओल्डर चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड एडल्ट में इसको यूज करते हैं, 22 गॉज ब्लू कलर का होता है, ओल्डर चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड एल्डरली एडल्ट में यूज किया जाता है, 24 गोज कैनुला जो है येलो कलर का न्योनेट में, इन्फेंट में एंड टॉडलर में यूज किया जाता है। तो ये कलर कोडिंग है और साइज है कैनुला के, कि किन किन कलर का कैनुला या कौन से गॉज का कैनुला किस कंडीशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर ट्रू व्हाइल रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, कि ओरल टेम्परेचर हम पेशेंट का ले रहे हैं, सारे ट्रू है, एक जो अलग है, जो गलत है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर शुड बी डन ऑन अ फिक्स्ड टाइम ऑफ द डे, कि जो हम मेजरमेंट करेंगे वो दिन में एक फिक्स टाइम पे करेंगे रोज। इट इज मेजर्ड एट लीस्ट 3 मिनट आफ्टर कीपिंग द थर्मोमीटर सबलिंगुअली विद लिप्स क्लोज, ठीक है, कि हम 3 मिनट तक वेट करेंगे अगर हमने मुंह से टेम्परेचर लेना है तो, ठीक है। नॉट टू रिकॉर्ड इन पेशेंट हु हैव रिसेंटली स्मोक्ड, यानी कि जो स्मोक करके पेशेंट आया तुरंत उसका टेम्परेचर नहीं लेंगे। इन पेशेंट ऑन ऑक्सीजन इनहेलेशन स्टॉप द ऑक्सीजनेशन बिफोर द रिकॉर्डिंग ओरल टेम्परेचर, यानी कि एक पेशेंट है जो ऑक्सीजन पे है, हम जो है ऑक्सीजन बंद करेंगे, उसके बाद जो है पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे। तो सीधी सी बात है, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो ऑक्सीजन हम तभी लगाते हैं और ऑक्सीजन नहीं हटाएंगे। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फिजिशियन ऑर्डर्ड ओरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू अ क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट, यानी कि डॉक्टर ने बोला है कि पेशेंट का सक्शन होना है, माउथ से भी होना है, नोज से भी होना है। तो हम सबसे पहले कौन सी साइड से जो है सक्शन करेंगे, माउथ से करेंगे, नोज से, या वेयर एज द सिक्रेशन इज मोर, या फिर वेयर द सिक्रेशन इज लेस। तो सबसे पहले हमारा सिक्रीशन जो है सक्शन करने का मेथड होता है, सबसे पहले हम माउथ में करते हैं, देन हम नोज में करते हैं, ठीक है। तो आंसर ए होगा हमारा कि हम सबसे पहले माउथ में करेंगे, ठीक है। पहले पूछा है कि आप कहां से सक्शन करेंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं, ऑलवेज डू फर्स्ट सक्शन इन द माउथ देन द नोज, बिकॉज डूइंग सक्शन फर्स्ट इन द नोज विल स्टिमुलेट फेरिंग्स एंड कॉज एस्पिरेशन, यानी कि स्टिमुलेट हो सकता है फेरिंग्स अगर नोज से पहले हम सक्शन करेंगे, और जिसके वजह से क्या देखने को मिल सकता है, एस्पिरेशन। टू अवॉइड दिस ऑलवेज डू सक्शन फर्स्ट इन माउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई इरिगेशन, यानी कि आई इरिगेशन के रिगार्डिंग हमें ट्रू स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बोला गया इरिगेट राइट आई देन लेफ्ट, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि पहले राइट करेंगे फिर लेफ्ट। इरिगेट फ्रॉम आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, या फिर मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर आई इरिगेशन मैनिटोल यूज करेंगे आई इरिगेशन के लिए। इरिगेट लीस्ट इन्फेक्टेड आई फर्स्ट देन मोर इन्फेक्टेड आईज, तो ये बात सही है कि सबसे पहले हम लेस जो इन्फेक्टेड आई है उसको इरिगेट करेंगे, तब बाद में हम जो ज्यादा इन्फेक्टेड आई है उसको इरिगेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट रिगार्डिंग आई इरिगेशन while irrigating eye least infected eyes irrigated first then right eye, मतलब जो ज्यादा वो है इन्फेक्टेड। इरिगेशन हैज टू बी डन फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, यानी कि इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ इरिगेशन होता है। का मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर इरिगेशन आर नॉर्मल सलाइन 2% बोरिक एसिड एंड 1% सिल्वर नाइट्रेट, इन सॉल्यूशन को यूज करके हम आई इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंसर्शन ऑफ अ निडल इनटू द प्लूरल कैविटी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्कोपी, पैरासेंटेसिस, या फिर थोरैकोसेंटेसिस, या एविसिक्रीशन। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे थोरैकोसेंटेसिस की अगर प्लूरल कैविटी में हमने क्या इंसर्ट करी है, निडल, तो वो टर्म हमारी यूज होती है थोरैकोसेंटेसिस की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड इज टू बी रिसीव डेक्सामेथासोन, यानी कि डेक्सामेथासोन उसको एडमिनिस्टर करनी है इंट्रावेनसली एट द ऑर्डर डोजेज 7.6 mg। ठीक है, इतनी डोज जो है उसको जानी है। द ड्रग कंसंट्रेशन इन द वाइल इज 4 mg पर ml, हमारे पास जो वाइल है उसमें कितना है, 4 mg पर ml। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट वुड बी द नर्स एडमिनिस्टर, यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी अमाउंट है जो नर्स एडमिनिस्टर करेगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा होता है कि कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोज ऑफ लिक्विड, हमारा फॉर्मूला होगा D/H इंटू Q। ठीक है, तो हमारा जो डोज पूछा जाएगी वो आ जाएगी। तो D हमारा स्टैंड होता है किसके लिए, डोज डिजायर्ड के लिए। ठीक है, कि कितनी डोज हमें उसको एडमिनिस्टर करनी है। H इज डोज इन हैंड, कि जितनी वाइल में डोज है वो, और Q इज क्वांटिटी, की कितनी क्वांटिटी है। X हमारा हो गया डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला जाएगा X इज इक्वल्स टू D, यानी कि डोज डिजायर्ड अपॉन क्या, H डोज इन हैंड, और इनटू 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 1.9 ml। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड कंटेन मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल, यानी कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो कौन सी कलर कोडिंग में जाता है। BMW अगर बात करें बायोमेडिकल वेस्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो बात करें तो येलो में हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो है डिस्कार्ड करते हैं, रेड में हम प्लास्टिक जाते हैं, तो रेड ऑप्शन यहाँ पे कट जाएगा, ब्लू में भी नहीं जाते, ब्लैक में भी नहीं जाते। ठीक है, तो येलो हमारा ऑप्शन, या फिर ये बोल देंगे कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हम इसमें डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने बात की है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज आज इस सेशन में डील हुए हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके सारे टॉपिक्स और उनके
MCQs की, ठीक है। तो इसी तरीके से बने रहिए GDC नर्सिंग क्लासेस के साथ, जो मैराथन सीरीज आपके लिए लेके आई है RRB नर्सिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।